बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, कोलीग्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा एजुकेशनल चैनल अल्फ़ा साइंस एकेडमी। इस लेक्चर में हम फिज़िक्स क्लास 12 का एक नया टॉपिक यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज के ऊपर बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस जस्ट लाइक द सरफेस ऑफ अ सफ़ियर, उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है और किन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और अगर आपको हमारे इस लेक्चर के PDF नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाह। जी हाँ, शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर एनक्लोजिंग अ चार्ज। और हमारा जो पहला क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक का वो कुछ इस तरह से है: डिराइव एन इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एनक्लोजिंग अ पॉजिटिव चार्ज। जी हाँ, यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, तो फिर इसका जो टाइटल बनेगा इस टॉपिक का वो कुछ इस तरह से होगा: इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर। अब स्फीयर हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि स्फीयर एक ऐसी सरफेस हो सकती है, बल्कि द आइडियल सरफेस हो सकती है, जो एक चार्ज को, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको चारों तरफ से एनक्लोज कर सकती है, जस्ट लाइक द सरफेस ऑफ अ फुटबॉल। कि ये जो फुटबॉल होता है वो उसके सेंटर में अगर हम कोई चीज़ रख देते हैं तो वो चारों तरफ से उसको एनक्लोज कर लेता है। ठीक है जी, तो फिर हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, जिस तरह की जैसा कि एक स्फीयर होता है और जिसका रेडियस r है, और उसके सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज प्लस q पड़ा हुआ है, जस्ट लाइक दिस सरफेस। Here it is a sphere and there is a positive charge plus q that is placed exactly at its center. अच्छा जी, अब इससे पिछले टॉपिक में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला दिया था किसी भी सरफेस के थ्रू, और वो फार्मूला क्या था? phi e is equal to e dot a and that is equal to e a cos theta। लेकिन इस फार्मूले के साथ मसला ये है कि ये वाला फार्मूला, ये वाली इक्वेशन सिर्फ फ्लैट सरफेसेस के लिए है। जी हाँ, सिर्फ फ्लैट सरफेसेस के ऊपर हम इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कर्व्ड सरफेस है, व्हाट अबाउट कर्व्ड सरफेसेस? अगर कोई सरफेस कर्व्ड है जस्ट लाइक द सरफेस ऑफ अ फुटबॉल, तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे? क्या ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं या हमें कोई और इक्वेशन बनाना होगी? तो हम क्या करेंगे कर्व्ड सरफेसेस के लिए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं स्फीयर की, इस तरह की सरफेस के लिए हमें सारी सरफेस को डिवाइड करना होगा छोटे छोटे पैचेस में। जस्ट लाइक आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक छोटा सा पैच हमने दिखाया दे रहा है। ये जो पैच है ये बिल्कुल फ्लैट है, जैसा कि यहाँ पे मैंने एक फुटबॉल की सरफेस के ऊपर एक पैच बनाया हुआ है आपके लिए। ये दिखने में फ्लैट है, बिल्कुल उसके ऊपर है। तो इस तरह हमें क्या करना होगा, वो जो स्फीयर है उस सारे स्फीयर की जो अपर सरफेस है उसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करना पड़ेगा। और वो पैच इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही पॉइंट के साइज का हो जाए, और इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि उसका जो कर्वेचर है वो वाज़िया नजर आए। हमें फ्लैट पैच को इस तरह से बनाना है कि ना बहुत छोटा हो ना ही बहुत बड़ा हो, वो दिखने में बिल्कुल फ्लैट नजर आए। तो फिर इसमें हमें 10, 20, 30, 40, 50 जो पैचेस हैं वो बनाने पड़ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द स्फीयर। तो फिर हम क्या करेंगे? वी विल डिवाइड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस, और उनके एरियाज हम क्या रखेंगे? वेक्टर एरिया डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड अप टू सो ऑन डेल्टा AN। हो सकता है हमें 50 बनाना पड़े, हो सकता है हमें 100 बनाना पड़े, वो डिपेंड करता है कि वो स्फीयर कितना बड़ा या कितना छोटा है। अच्छा, फिर जैसे मैंने पहले बताया, हमें ध्यान रखना है कि हर पैच जो है वो फ्लैट होना चाहिए। उसका जो एरिया है दैट मस्ट बी ए फ्लैट एलिमेंट ऑफ एरिया। अच्छा, फिर चूंकि उस स्फीयर के सेंटर में हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और जो पॉजिटिव चार्ज है आप जानते हैं उसकी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं रेडियली आउटवर्ड होती हैं, बाहर की तरफ होती हैं। तो इस तरह जो हमने उसको पैचेस बनाए हैं, उस सारे आप देख सकते हैं यहाँ हमने उसके पैचेस बना लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पता नहीं अब हमें कितने पैचेस बनाना पड़ेंगे। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी जो लाइंस ऑफ फोर्स होंगी हर पैच में से पास करेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं तो जो डेल A1 है, डेल A2, डेल A3 एंड अप टू सो ऑन डेल AN, इन तमाम पैचेस में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज हैं वो कुछ इस तरह से हैं: E1, E2, E3 एंड अप टू EN।
रिस्पेक्टिवली। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे कि वो जो ऊपर वाली इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, उसको हम तमाम पैचेस के लिए जो कि अब फ्लैट हो चुके हैं, पहले वो पूरे जो सरफेस है वो कर्व्ड थी, लेकिन उसकी सरफेस को हमने छोटे छोटे फ्लैट पैचेस में डिवाइड कर लिए। अब हम हर फ्लैट पैच के ऊपर वो जो फार्मूला है उसको अप्लाई कर सकते हैं। दस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फर्स्ट पैच विल बी, ठीक है जी, ये जो फर्स्ट पैच है, यहाँ पे हमने जो एक ही पैच बनाया हुआ है, इसमें से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 5 1 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये फर्स्ट पैच है, सेकंड के लिए हम 2, थर्ड के लिए 3 और अप टू जो nth जो पैच होगा उसके लिए हम 5n लिखेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पैच दैट इज E1 एंड द वेक्टर एरिया ऑफ दैट पैच, जिसको हम डेल्टा A1 ले रहे हैं। अच्छा जी, अब डॉट प्रोडक्ट को खोला तो क्या बना, E1 डेल्टा A1 कॉस थीटा, और थीटा की जगह 0। वो कैसे, आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बाहर की तरफ है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिस पैच के ऊपर है उसका जो नॉर्मल टू द सरफेस है वो भी उसी तरफ है। तो दोनों लाइंस क्या हो गई, पैरेलल। तो जब दोनों लाइंस, कौन कौन सी लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन और वेक्टर एरिया की जो डायरेक्शन है, दोनों पैरेलल हैं, तो दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री होगा। सो cos 0 डिग्री पे क्या होता है, 1। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी E1 डेल्टा A1, और ब्रैकेट कर दिया हमने 1 को क्योंकि cos 0 पे 1 होता है, और इस तरह जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 1 विल बी इक्वल टू E1 डेल्टा A1। दिस इज द फ्लक्स थ्रू फर्स्ट फ्लैट पैच। इसी तरह इसी चीज को मलूज़े खातर रखते हुए, जैसे मैंने बताया आपको कि हमने ये क्या किया है, सारे फुटबॉल को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दिया है। यहाँ तो हमने 2 4 5 8 10 बनाए हैं, हमें पूरे सफियर को, पूरे फुटबॉल को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करना होगा, और फिर हर पैच का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको अलग अलग निकालना होगा। इसी तरह जो दूसरा जो पैच होगा उसके थ्रू जो फ्लक्स होगा दैट विल बी phi2 एंड दिस इज इक्वल टू E2 डेल्टा A2। अच्छा, यहां भी cos थीटा 1 होगा क्योंकि तमाम जो फ्लैट पैचेस होंगे उनका उनके जो डायरेक्शन होगी, उनकी वेक्टर एरियाज की, वो नॉर्मल टू द सरफेस होगी, और उस पैच के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो भी ऑलमोस्ट नॉर्मल टू द सरफेस होगा। सो हर पैच के लिए, तमाम पैचेस के लिए, वो 40 हो 50 हो या 100 हो, हर पैच के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और वेक्टर एरिया, उस पैच का जो वेक्टर एरिया होगा उसका डायरेक्शन दोनों पैरेलल होंगी। लिहाजा हर पैच के लिए जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री होगा, और cos 0 हर दफा क्या होगा, 1। तो इसलिए हमें इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहे हैं। जैसे phi1 क्या आया, E1 डेल्टा A1, इसी तरह phi2 E2 डेल्टा A2, और phi3 जो है दैट विल बी इक्वल टू E3 डेल्टा A3 एंड अप टू सो ऑन। जो nth पैच होगा, nth पैच कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि वो 50वां पैच भी हो सकता है या 100वां पैच भी हो सकता है, 100th। तो फिर उस सूरत में जो nth पैच होगा उसका जो फ्लक्स है दैट विल बी phi n एंड दिस इज इक्वल टू En डेल्टा An। En क्या है, उस पैच के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, और डेल्टा n क्या है, उस पैच का एरिया। अच्छा जी, अब एडिंग अप all of these values we have the total flux। अगर हम सारी वैल्यूज को यहाँ से phi1 से लेके phi2 phi3 एंड अप टू सो ऑन phi n, इन सारी वैल्यूज को ऐड कर दें तो हमें इस स्फीयर के थ्रू जो टोटल फ्लक्स है इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो मिल जाएगा। दैट इज phi e विल बी इक्वल टू phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस phi n। अब हमें क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को जो हमने बना चुके हैं phi1 2 3 और n तक, ये सारी वैल्यूज इस फार्मूले में रखेंगे और फिर उनको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा जी, फिर द टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फीयर ड्यू टू अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज, ये जो सिंगल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है इसकी वजह से टोटल जो स्फीयर है, जस्ट लाइक द स्फीयर, इसमें जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो क्या बनेगी, phi e फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज इक्वल टू E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 प्लस E3 डेल्टा A3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस En डेल्टा An। ये हो गया टोटल फ्लक्स। अब इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब अगर आप देखें तो पूरे स्फीयर के अंदर एक ही चार्ज है, ठीक है, और वो एग्जैक्टली सेंटर पे पड़ा हुआ है,
और वो जो पैचेस बन रहे हैं, ये वाला पैच ये अंदर नहीं है, सफियर के अंदर नहीं है, बल्कि सफियर की सरफेस के ऊपर है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है जी, जस्ट लाइक दिस पैच, ये सफियर की सरफेस के ऊपर है, जैसे सरकमफ्रेंस के ऊपर होता है। तो चूंकि चार्ज पार्टिकल एक है और तमाम जो पैचेस हैं उन तमाम पैचेस का चार्ज जो कि सेंटर में पड़ा हुआ है वहां से डिस्टेंस भी एक जैसा है, लिहाजा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो मैग्नीट्यूड होगी तमाम पैचेस के थ्रू वो सेम होगी। यानी नो सिंस, यहाँ नाउ आना था, नाउ सिंस देयर इज अ सिंगल चार्ज पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ऑल द पैचेस ऑफ द स्फीयर विल बी द सेम। यानी कहने का मतलब ये है कि E1 will be equal to E2 and E2 will be equal to E3 and up to so on this will be equal to En and that will be equal to E। अब यानी तमाम जो E1, E2, E3 and En हैं उन तमाम को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज E के साथ। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां पे चार्ज एक है, देयर इज अ सिंगल चार्ज, और वो सफियर के सेंटर में पड़ा हुआ है, और सफियर के जो सरफेस है वहां पे बनने वाले तमाम पैचेस का उसके सेंटर से एक जितना फासला है। और फिर चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक ही होनी चाहिए, लिहाजा 1 2 3 को हम खत्म कर देंगे और सिंपल E लगाएंगे तमाम की जगह। तो ये वाली जो ऊपर वाली इक्वेशन है कुछ इस तरह से बन जाएगी, यानी 1 2 3 खत्म कर दिए, सिंपल phi is equal to E delta A1 plus E delta A2 plus E delta A3 plus so on up to plus E delta AN। वो हमने तमाम जो 1 2 3 थे सबस्क्रिप्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ वो खत्म कर दिए, क्योंकि फील्ड एक है तो फिर 1 2 3 का यहाँ कोई तुक नहीं बनता। अच्छा जी, अब चूंकि अब ये सारी एक जैसी है, इनको कॉमन ले लो, तो लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट साइड पे इसको कॉमन ले लिया, बाकी सबको ब्रैकेट कर दिया। तो E बाहर आ गया, ब्रैकेट में del A1 प्लस del A2 प्लस del A3 प्लस अप टू 1 प्लस del AN। अच्छा जी, अब ये जो del A1 प्लस del A2 है ये क्या है? बेसिकली ये वो उस सारे सफियर के छोटे छोटे पैचेस हैं। ठीक है जी, सारे सफियर की जो सरफेस है उसके छोटे छोटे पैचेस हैं, और इन तमाम पैचेस को जब प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? टोटल एरिया ऑफ द सफियर। तो फिर इसको मैं ये जो ब्रैकेट में है इसको रिप्लेस करने वाला हूं किसके साथ? सरफेस एरिया ऑफ द सफियर। ये सफियर का सरफेस एरिया। अब क्या आपको सफियर का सरफेस एरिया जो है उसका फार्मूला आता है? आता है तो जल्दी से बताएं। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं, उतनी देर में आप हमें बताएं। सरफेस एरिया ऑफ सफियर जी सोच लिए तो फिर बताएं क्या होता है? ये है सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है? इस सफियर का टोटल सरफेस एरिया। और चूंकि सिंगल चार्ज पार्टिकल है प्लस Q, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका फार्मूला पिछले हमने टॉपिक में पढ़ा था, E विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q ओवर R स्क्वायर। यहाँ R क्या है? सफियर का रेडियस। Q क्या है? उस सफियर के सेंटर में पड़ा हुआ चार्ज। 4 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू, और एप्सिलॉन 0 क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी हम ले रहे हैं कि फुटबॉल के अंदर फ्री स्पेस है, यानी एयर हम ले रहे हैं फिलहाल। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये दोनों वैल्यूज कौन कौन सी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू और एरिया, दोनों ऊपर वाली इक्वेशन में जब हम रखेंगे तो वो जो इक्वेशन है जहां क्या ब्रैकेट के बाहर क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ब्रैकेट में क्या था? टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सफियर। तो E की जगह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q ओवर R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एरिया की जगह 4 पाई R स्क्वायर। अच्छा, आप इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई जब करेंगे तो 4 पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, और R स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। Q 1 जा Q, और एप्सिलॉन जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल एप्सिलॉन आ जाएगा। तो phi E इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन 0। ये ऊपर वाली इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अच्छा, अब दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन इनक्लोज्ड सरफेस ड्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये इक्वेशन जो है ये फाइनल इक्वेशन है किसकी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की थ्रू एन इनक्लोज्ड सरफेस जस्ट लाइक द सरफेस ऑफ अ स्फीयर, और जिसके सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे मजीद बढ़ाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स अपॉन विच इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स। वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन चीजों के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू डिपेंड कर सकती है, यानी फैक्टर्स अपॉन विच इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स। और अगर हम गौर करें तो हमें पता चलता है कि
दो तीन चीजें हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। नाउ लेट्स सपोज कि ये जो हमारे पास सफियर था, इसके ऊपर एक और हम ऑब्जेक्ट इररेगुलर शेप का एक ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, यानी इस सफियर को भी हम किसी और सरफेस के अंदर जो है वो रख देते हैं, जस्ट लाइक दिस सरफेस। ये हमारा सफियर था और इसको मैंगो शेप का एक और सरफेस के अंदर हमने रख दिया। अच्छा, नाउ इमेजिन दैट अ क्लोज्ड सरफेस। हाँ, शर्त यह है कि वो भी क्लोज्ड सरफेस है और इसका नाम क्या है, एस इज इनक्लोजिंग दिस सफियर एज शोन। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि सफियर के सेंटर में पड़ा हुआ जो चार्ज है उसमें से निकलने वाली जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं, जिनको हम फील्ड लाइंस भी कहते हैं, वो सारी की सारी सफियर में से पास कर रही हैं और फिर वो सफियर में से पास करने के बाद उस सफियर के ऊपर जो क्लोज्ड सरफेस है ऐसे उसमें से पास कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी लाइंस ऑफ फोर्स उस सफियर में से पास कर रही है उतनी ही लाइंस ऑफ फोर्स उस सफियर के ऊपर जो क्लोज्ड सरफेस उसमें से पास कर रही है। तो ना कोई कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लक्स की वैल्यू है वो सफियर की शेप के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि सफियर की शेप का यहां होना जरूरी नहीं था। जितनी लाइन सफियर में से पास कर रही है उतनी ही लाइंस उसके ऊपर पड़ी हुई क्लोज्ड सरफेस में से पास कर रही है। So thus it can be seen that the flux through the closed surface S is the same as that through the sphere। यानी उस closed surface S में से भी उतना ही फ्लक्स पैदा होगा जितना कि स्फीयर में से था। और उसकी इक्वेशन क्या हमने बनाई, phi E is equal to Q over epsilon 0। अच्छा, अब कंक्लूजन क्या निकला, इस सारी बात से कंक्लूजन क्या निकला, जिसकी हेडिंग हमने ऊपर दे रखी है। क्या हेडिंग दी थी, फैक्टर्स अपॉन विच इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स। तो फिर हमें यहाँ इस सवाल को जवाब मिल गया कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड कर सकता है। तो दो चीजें, यानी शेप और ज्योमेट्री के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता, तो फिर किस पे करता है। इस इक्वेशन को गौर से देखें तो आपको जवाब मिल जाएगा। इस इक्वेशन से हमें पता चलता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, और उनमें से पहली चीज़ है मीडियम यानी एप्सिलॉन 0 और दूसरी चीज़ है चार्ज यानी Q। So we can conclude that total flux through a closed surface does not depend upon the shape or geometry of the closed surface, it only depends upon the medium जिसको हम एप्सिलॉन 0 के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, and the charge Q enclosed by the surface। Okay, अब हम इसकी समरी पेश कर देते हैं। जो टॉपिक आज हमने पढ़ा बड़ा मज़े का टॉपिक था और इसको ज़रा कंक्लूड कर लें। सबसे पहली बात यह है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी फ्लैट सरफेस के थ्रू, उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है phi E इक्वल टू E डॉट A E A cos थीटा। अब ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ फ्लैट सरफेसेस के लिए है, कर्व्ड सरफेसेस के लिए ये अप्लाई नहीं की जा सकती। तो फिर कर्व्ड सरफेसेस के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तमाम सरफेस एरिया जो है जस्ट लाइक द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, उसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करना होगा। इस तरह से डिवाइड करना है कि हर पैच जो है उसका एरिया बिल्कुल फ्लैट हो जाए, वो एलिमेंट बिल्कुल फ्लैट हो जाए। और ध्यान में रहे, बहुत छोटे पैच भी नहीं बना देने, बहुत बड़े भी नहीं बना देने, दरमियाने, ताकि हर फ्लैट जो पैच है वो बिल्कुल फ्लैट हो। इसी तरह जो टोटल फ्लक्स है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस जस्ट लाइक द सरफेस ऑफ अ स्फीयर, वो किसी एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसका फार्मूला हमने बनाया है phi E इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन 0। और इस इक्वेशन से हमने ये अंदाज़ा लगाया, ये कंक्लूड किया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू, वो उस सरफेस की शेप और ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। और अगर ये डिपेंड करता है तो मीडियम और चार्ज, जिस चार्ज को सरफेस ने एनक्लोज किया होता है, उन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। जी, दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इंशाल्लाह ताला गॉसेस लॉ को पढ़ेंगे, इसकी स्टेटमेंट आपके सामने रखेंगे और फिर आपको एक इक्वेशन भी देंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और अपने क्लास फेलोज़ को इनवाइट करें हमारे चैनल पे। और कोई फीडबैक देना चाहें, कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेक अ लॉट ऑफ केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।